स्वागत है साथियों एक बहुत ही प्यारे सुनहरे कंटेंट में आपका। जिंदगी बहुत छोटी है साहब, इसे दुखी होकर बर्बाद ना करें। बहुत ही सुखमय तरीके से शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। न कल हम होंगे ना ही कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। ना हम होंगे ना ही कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो बचे हुए लम्हे हैं जिंदगी के, उसे हंस के गुजार लो। जाने क्या जिंदगी का आगे फैसला होगा, क्या फैसला है जिंदगी का किसे पता है। हम आपके स्क्रीन पर प्राचीन भारत लिखने का जो उद्देश्य बना करके आए हैं, उस उद्देश्य को आप तक पूरे बेहतरीन ढंग से पहुंचाने का काम हम करेंगे। प्राचीन भारत एक नए कंटेंट में आपका पुनः तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, प्राचीन भारत की बात हम करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, आपकी जो तैयारी है, जिस तरीके से आप अपने आप को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ये भूमिका आपकी बहुत ही प्यारी बने, इस उद्देश्य से हम जुड़े हुए हैं। अब तक हम प्राचीन इतिहास लिखते थे और अब प्राचीन भारत लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग कर रहे हैं। अब हमारा इतिहास हमारे भारत के अंदर प्रवेश करेगा। अब तक हम लोग अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े रहे, अब हम आपको इतिहास की एक रूपरेखा बनाकर देने वाले हैं। हमने हमेशा हमेशा ये प्रयास किया है कि आपको किसी भी सभ्यता, किसी भी वैदिक काल, ये मैं इसे सभ्यता के अलावा काल भी लिख सकता हूँ, वैदिक काल भी लिख सकते हैं। काल का मतलब समय, वैदिक समय या वैदिक सभ्यता की बात करें। हकीकत में सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद ये इतिहास में एक बेहतरीन क्रम बना करके बैठा हुआ है। इसको इस तरीके से लाने का क्या तात्पर्य था, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपको रिकैप दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम लोग आकलन कर रहे थे, तो वहाँ हमें बताया गया कि 2500 से लगा करके 1750 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, तो 1750 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता है, ये माना गया। और आप वैदिक सभ्यता देख पाएंगे, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आपको अब जानकारी मिलेगी, तो लिखा जाएगा 1500 से लगाकर 600 बीसी तक, 600 बीसी तक, 1500 से लगाकर 600 बीसी तक। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता है, और बिल्कुल लाजमी भी है। आपका वो आश्चर्य होना बिल्कुल लाजमी है। मैं आपसे बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लगाकर के 1750 ईसा पूर्व तक हमारी NCERT की पुस्तक ने मानक रूप से इसे दर्जा दिया है, उस महत्वपूर्ण लम्हों के साथ हम देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, इसके ठीक बाद वैदिक काल आया हुआ है। लेकिन हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसके बीच में 250 वर्षों का बड़ा गैप दिख रहा है ना, क्योंकि 1750 के बाद सीधा 1500 आना, तो ये 250 यानी 250 वर्ष हम लोग क्या कर रहे थे, 250 वर्ष हम क्या कर रहे थे? क्या इस समय कुछ था ही नहीं? सोचना जरा, आप अपने मानविक भावना से जोड़ें, आपका दिल टूट जाए, तो दिल टूटने के बाद का जीवन, यानी आप हर्ट हो जाएं किसी बात से, उसके बाद का जीवन और उसके पहले के जीवन में एक बेहतरीन गैप पीरियड आपको मिलेगा। जब आपको तकलीफ हुई है, मान लीजिए अभी फिलहाल बता रहा हूं, मान लीजिए अभी यहीं से आपका सफर हुआ, एक सुंदर कन्या से आपके जीवन में वो क्या कहते हैं, अफेयर हुआ। लंबे अंतराल तक ये अफेयर चलता रहा। एक दिन अचानक हुआ आपके बीच का ये दिल क्रैक हो गया, हर्ट हुए आप, आपका दिल टूटा है, अब आपको चोट लगी है आपके दिल पे। तो हकीकत है क्या, कुछ समय के लिए मैं मान के चलूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर सुधार हो जाएगा और आप किसी दूसरे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करने में पूरा खुशहाली या पूरे खुशमय तरीके से आनंदित होकर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी बात समझना, जब ये टूटा था
इसके बीच में कम से कम 1 वर्ष का ऐसा अंतराल मिलेगा जब आपको अपने महबूब की यादें बहुत आएंगी, बहुत ही ज़्यादा यादें आएंगी, और उस समय आप किसी भी प्रकार के कार्यदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। लेकिन रहेंगे आप जिंदा, हैं आप इस अस्तित्व में, लेकिन आप अपने कार्यदायित्व का निर्वहन ठीक ठाक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ 1 वर्ष का वो जो बीच में गैप पीरियड है, जिसे हम शून्य अवस्था कह सकते हैं, जिसे हम संक्रमण काल पीरियड कह सकते हैं, इसके बाद आप में सुधार होगा, फिर से आपके जीवन का संचालन होगा, एक बेहतरीन व्यवस्था फिर से आपके सामने आएगी। तो मेरा हिसाब से आप समझ पा रहे हैं। तो ये वो अवस्था थी जब सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ या अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने के बाद अपने आप को मिटा रही थी। तो कुछ ये पीरियड ऐसा था जिसे हम शून्य कह सकते हैं, जिसे हम संक्रमण काल कह सकते हैं। संक्रमण काल के बाद अब ठीक ठाक हमारे सामने आ गई है वैदिक सभ्यता। एक रूपरेखा मैं दे रहा हूं आपको। वैदिक सभ्यता ये जो आ गई हमारे सामने, जिसकी हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं, इसी में आपको एक अभिप्राय हम और आपको बता देना चाहते हैं। वैदिक सभ्यता जब आप आगे चल करके देखेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगी। एक होगा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड होगा 1500 से लगाकर 1000 BC तक। देखिएगा, तो आप ये सोचेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, अब इनके बीच में कौन सा संक्रमण एलिया बना? कुछ खास नहीं। यहां देखिएगा, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी इसके बाद का काल, जिसे इतिहासकारों ने 1000 BC से लगाकर 600 BC तक माना है। हम लोग अपने इसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिस सभ्यता का हमें अध्ययन करना है। क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? मैं जो बात कर रहा हूं आपके पूरे जहन में इतिहास ना भर दिया तो कहना, केवल समझिए। एक रूपरेखा हमारे सामने है कि 2500 से 1700 BC इतने तक हम लोग वैदिक सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े रहे। वैदिक सभ्यता का जन्म होता है, लेकिन उसके ठीक पहले 250 वर्षों का ये जो बेहतरीन अंतराल मिला वो एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कोरोना के पहले का जीवन, कोरोना के बाद का जीवन, आपको बिल्कुल पता है। बीच में जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग पूरी तरीके से शून्य हो चुके थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। वो जो डर उस समय था, हम लोग किसी भी कार्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। यानी वो एरिया, वो पीरियड संक्रमण काल है कि नहीं है? है ना? तो कोरोना काल का जीवन और उत्तर कोरोना का जीवन, कोरोना काल के बाद का जीवन थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, अब हम ऋग वैदिक काल और फिर इस तरीके की बात करें तो यहाँ इसको तोड़ा गया ऋग वैदिक काल में, यानी इस 1000 BC में। देखिए, एक स्टार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साझा करने जा रहा हूँ। इसी 1000 BC में, इसी 1000 BC में आपका जो एटा है, यूपी का एटा जिला यूपी, यहाँ एक है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा, अंतरेजी खेड़ा कहीं कहीं लिखा होगा, तो अंतरजी खेड़ा एक स्थान है। सबसे पहले यहां लोहे के प्रमाण मिलते हैं। लोहा सबसे पहले कहां मिला? सबसे पहले लोहा कहां खोजा गया? तो यूपी के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिलता है। इसी साक्ष्य के बाद से, इसी लोहे के बाद से के काल से इसे उत्तर वैदिक काल को लौह काल कहा गया या लोहे का काल कहा गया, और इस ऋग वैदिक काल को कांस्य काल कहा गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। हम लोग ये समझ गए कि ऋग वैदिक काल को कांस्य काल और उत्तर वैदिक काल को लौह काल इसलिए कहा गया है, और इन दोनों का बेहतरीन अंतर इसलिए बना लिया गया है, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि आप जो हैं, आपके समय में कांस्य का ज़्यादा प्रयोग रहा, और हम लोग इसी से जैसे ही लोहा मिला है तुरंत हमने उस पीरियड को चेंज करके एक दूसरे नाम से इसका नामकरण कर दिया है। कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं, इसलिए मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक परिचय बना रहे हैं। हम लोग इतिहास से एक परिचय बना रहे हैं। अपनी वैदिक सभ्यता को किस तरीके से अपने आप से जोड़ करके देखेंगे। वैदिक सभ्यता वाकई में हमारे भारत की सभ्यता है, ये मान के चलें। यहाँ अभी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सीधी सीधी बात अपने वैदिक सभ्यता की, जिसका कार्यक्रम आपके सामने उल्लिखित किया जा चुका है। वैदिक सभ्यता में अगर हम बात करें, अगर हम अपने आप का ध्यान वहाँ ले जाने का प्रयास करें, तो यहाँ आपको 2 महत्वपूर्ण काल तो मिल ही चुके हैं। सीधी बात, वैदिक सभ्यता को वैदिक क्यों कहा जाता है? मैं पूरे बेस से उठाऊंगा।
वैदिक सभ्यता को वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म हुआ है विद धातु से। किससे? विद धातु से। और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान से। विद धातु का मतलब होता है ज्ञान से। दूसरा फैक्ट क्या है? वैदिक काल में वेदों की रचना की गई। वेदों की रचना की गई, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक का मामला आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए वैदिक काल को, क्योंकि यहां वेदों की रचना हुई, क्योंकि यहां अब आएंगे आर्य, अब होगा आगमन आर्यों का। अब हमारे एग्जामिनर महोदय पूरी तरीके से सतर्क हो चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। आप भी को भी सतर्क होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जामिनर प्रश्न पुट अप करने वाला है, पूरी रूपरेखा बनाने वाला है। मेरे हिसाब से इतनी बात आप समझ चुके हैं। हम जिस वैदिक सभ्यता, जिस वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वो आया कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा, 250 वर्षों का संक्रमण पीरियड होगा, इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी। दो अलग अलग भागों में बटेगी जरूर। और क्यों बटी है उसका देखिए, मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि लोहा मिल गया तो लोहे वाले के बाद वाला काल अलग माना गया और इसके पहले वाला काल अलग माना गया। तो इस तरीके के परिवर्तन होंगे। बहरहाल हमसे एग्जामिनर ने बहुत प्रकार के प्रश्न पूछा भी है। उन्होंने कहा ऋग वैदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी हमारे 4 वेद बताए गए हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में आपको मिलेगी। तो हमारा एक परिचय आपके स्क्रीन पर दौड़ रहा है वैदिक सभ्यता के मामले में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो वैदिक सभ्यता में जहां वेदों की रचना हुई है, तो इसकी रचना करने के लिए लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे रचना होगी। अब देखना, हमारी सभ्यता वो जो पुरानी थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी, अपने आप में जो बहुत ही विकसित थी, वो पूरी तरीके से जा चुकी है। 250 या 250 आप कहिए, 250 वर्षों के संक्रमण काल के बाद वैदिक सभ्यता हमारे सामने आई है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जो वैदिक सभ्यता की अब हम बात करेंगे, और इस वैदिक सभ्यता जिसका एरिया अभी हम लोग जान चुके हैं, जिसका वर्ष या जिसका काल हम समझ चुके हैं। वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही है? हमारे इतिहासकारों का मानना है 1500 से लगा करके 600 BC तक वैदिक सभ्यता रही, जिसके 2 खंड हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को अलग कैसे किया गया, उस बात पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, तो हम जहां वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, इसी वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हमने कहा कि वैदिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो विद धातु से। क्लियर? जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। यहां तक वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। अब रचना करने वाले आएंगे, है कि नहीं? ऐसे थोड़ा हो जाएगी। अरे भाई, कोई आएगा तो ही तो रचना होगी। तो वेदों की रचना हुई, और वेदों की रचना करने के लिए आर्य आए, आर्यों का आगमन होगा। देखना, पूरी सीरीज को आपके सामने कितना आसान करने का मेरा जो उद्देश्य है, शायद सफल रहेगा। आर्य आए, आर्य आ गए हैं, आर्य का आगमन हो रहा है, आर्य आगमन। जी हाँ, अभी हम इसकी बेहतरीन सीरीज आपको दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने हम साझा करने वाले हैं। आर्य आगमन। आर्य का मतलब क्या है? आर्य क्या है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य का मतलब कुलीन, आर्य का मतलब द्विजर्षभ। द्विज लिखा गया होगा कहीं कहीं। तो ये है आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य का मतलब कुलीन, आर्य का मतलब द्विजर्षभ, आर्य का मतलब ज्ञानी। आ गए आर्य, आ गए अपने ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार लेकर, आ गए एक अद्भुत भाषा हमारे देश में लेकर। उस समय भी हमारे देश में लोग थे, देखना मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं। लेकिन कैसे थे? सब संक्रमण काल से गुजर रहे थे। किस काल से? संक्रमण काल से। यानी अभी हमने आपको बता दिया कि कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था, मान के चलिए 1 वर्ष तक अगर लॉकडाउन रहा है, उस 1 वर्ष में क्या आपके भारत ने कोई नया कार्य किया है? क्या आपके भारत ने किसी भी विशेष प्रकार के उद्देश्य का पालन किया है? उद्देश्य का मतलब, पालन का मतलब यह रहा कि किसी कार्य दायित्व का निर्वहन किया है? क्या आपने किसी वैकेंसीज में पार्टिसिपेट किया है? नहीं ना। लेकिन आपकी उम्र तो चली गई है ना, वक्त तो नहीं रुका है ना। हो सकता था अगर कोरोना ना आया होता, हो सकता था कुछ लोग
रोजगार पा चुके होते, कुछ लोग सर्विस कर रहे होते। लेकिन जरा सोचना उन स्टूडेंट्स से जिनके लिए बड़ा खतरनाक मामला बना रहा, वो समय भी चला गया, वो उनकी तैयारी भी बेकार चली गई, वो बेचारे मतलब पूरा काल, पूरा उतना समय आपको संक्रमित कर चुका, आप किसी भी कार्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। तो भारत में लोग थे, हमारे भारत में लोग थे, लेकिन आर्यों का आगमन होता है हमारे भारत में, इसलिए मैंने इसे प्राचीन भारत लिखा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मैं आपके भारत की बात करूंगा, पूरी तरीके से आपके भारत के इतिहास की बात करूंगा। अब यहां ध्यान देना, तो संक्रमण काल से गुजर रहा था हमारा भारत, लोग थे जरूर लेकिन पूरी तरीके से शून्य हो चुके थे, क्योंकि सभ्यता जो उनके पास नगर वगैरह बने थे, जहां वो अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे, सब कुछ नष्ट हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, इतने पुराने समय की बात केवल मानी ही जा सकती है, इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ ने, कुछ भयंकर बीमारियों ने, जैसे मलेरिया वगैरह ने, डेंगू वगैरह ने, यानी मच्छरों के काटने से बहुत से भयंकर बीमारियां तो होती रहती हैं, आपको पता है। तो क्या उस समय नहीं होती रहेंगी? होती रही होंगी, लेकिन इलाज नहीं था, तो लोग बहुतायत मात्रा में पलायन कर गए, अर्थात सभ्यता चली गई। यानी वो लोग जो बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहे थे वो चले गए। अब अचानक इतनी ज़्यादा मनोदशा बिगड़ जाएगी, हर आर्थिक स्थिति से भी आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप बताना आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए उस समय भी भारत में लोग रह रहे थे, लेकिन संक्रमण काल था वो। आर्य आगे, श्रेष्ठ लोग आए, कुलीन आए, यानी जिसे हम श्रेष्ठ, कुलीन, द्विजर्षभ या हम कुछ अन्य नाम भी दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ज्ञानी लोग आए। इनकी ये अपने साथ एक भाषा लाए जिसका नाम था संस्कृत। हमारे भारत वाले संस्कृत कहाँ जानते थे? नहीं। देख रहा, आपके प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। अब ये तो हमारे देश के ही हो गए, बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो जब ये आते हैं तो हमारे भारत में जो रहने वाले थे, जो संक्रमण काल से गुजर रहे थे, वो बेचारे संस्कृत के कहाँ ज्ञानी थे? नहीं थे। आर्यों ने कहा कि संस्कृत, ये संस्कृत देवी देवताओं की बाणी है, देवी देवताओं की बाणी है, और हमें भगवान ने भेजा हुआ है, हमें भगवान ने भेजा हुआ है। ये जो धरती है, ये जो धरती है, यानी ये भारत वसुंधरा जो है, उस समय भारत नाम नहीं था, ये जो धरती है, इस धरती को भगवान ने खुद ही सिंचित किया है। उन्होंने हमें भेजा है आप लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए, यानी आज से हम आप लोगों को संस्कृत सिखाएंगे। देखना जरा, और ये पर्याय लेकर के ये पहुंचते हैं कि हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे? संस्कृत सिखाएंगे, और संस्कृत सिखाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। जैसे एक हैं गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, और एक हैं महर्षि अगस्त्य साहब, अगस्त्य। गौतम राहुगढ़ को उत्तरी भारत की जिम्मेदारी मिल जाती है और अगस्त्य को दक्षिणी भारत की जिम्मेदारी मिल जाती है। क्या करने के लिए? संस्कृत सिखाने के लिए या संस्कृत की शिक्षा देने के लिए। तो गौतम राहुगढ़ ये अपने उत्तरी भारत की जिम्मेदारी, यानी पाखंड आर्य थे, ये बहुत ही ज्ञानी थे। ये इनको पाखंड कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही प्रचंड ज्ञान था, प्रचंड ज्ञान था ये। इन्होंने उत्तर की जिम्मेदारी ली, और महर्षि अगस्त्य ने भारत के दक्षिण के राज्यों में या दक्षिण के क्षेत्र में फैले हुए लोगों के साथ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई कि मैं उधर जाकर के संस्कृत का ज्ञान कराऊंगा और आप इधर ज्ञान कराइएगा। ये सिलसिला हुआ, ये बंटवारा हुआ। तो आर्य के आने का उद्देश्य क्या था? आर्य आए, आर्य का उद्देश्य ये था कि हम भारत को जीतेंगे, भारत विजय करेंगे और पूरे भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेंगे। ये आर्यों का लक्ष्य था। आर्य कहाँ से आए हैं, इसके लिए भी अभी हम आपके सामने रूपरेखा लेकर प्रस्तुत हैं, हाजिर हैं। ध्यान दीजिए। तो हमारा मानना था कि आर्य आ चुके हैं, आर्यों का आगमन हो चुका। आर्य एक अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, कुलीन कहते थे, या कह सकते हैं ज्ञानी कहते थे। उन्होंने कहा कि हमें भगवान ने यानी भेजा है, हम आपको देवी देवताओं की भाषा संस्कृत सिखाएंगे, देवी देवताओं की भाषा संस्कृत सिखाएंगे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने कहा। अब ध्यान देना, जितने लोग संस्कृत सीख जा रहे थे वो आर्य की श्रेणी में रखे जा रहे थे। हमारी बात समझ रहे हैं? तो संस्कृत सीखने के बाद आपको एक अच्छा खासा पद या वहदा मिलता था, और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, आपको भी, अभी आप अपने आप का कैलकुलेशन करो, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें संस्कृत आती होगी, बहुत ही कम लोग। इसका मतलब आप समझना आप आर्य नहीं है।
कारण क्या, उनका वो पैमाना था, संस्कृत सिखाने का प्रयास था, संस्कृत नहीं सीखी जा रही थी, इसलिए हमारी आदि भाषा किसे माना जाता है, संस्कृत। इसके पहले लोग क्या बोलते थे, किस तरीके से बोला है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो भाषा जब आप जान ही रहे हो, कौन सी भाषा आपने उच्चारित किया है, तो कैसे बताओगे। पहली भाषा भारत की यहीं से आपको दिखेगी, पहली भाषा। इसीलिए संस्कृत को हमारी आदि भाषा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आदि भाषा कहा गया। मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको मैं बता चुका हूं। संस्कृत सिखाने का प्रयास था। गौतम राहु गढ़ नाम के आर्य ये उत्तर भारत की जिम्मेदारी उठाते हैं, अगस्त्य नाम के आर्य ये दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब हम लोग चर्चा ये करते हैं कि चलो आर्यों का उद्देश्य हमें समझ में आया है और आर्य किस लिए इस भारत में आए हैं, ये जानकारी आपके सामने है। आर्य को जब ये लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से पलायन कर चुकी, वहाँ बहुत ही बिखर चुके हैं लोग और काफ़ी संसाधन है भारत में, यानी उपजाऊ भूमि है भारत के पास, तो क्यों ना हम इधर पलायन करते हैं। इस उद्देश्य से आर्य यहाँ आए हैं। लेकिन आर्यों के आगमन पर विशेष लोगों ने अलग अलग तरीके से तर्क प्रस्तुत किया है। जैसे देखिएगा, हम बात करेंगे आर्य आगमन। आर्यों का आगमन किसी ने तिब्बत प्रदेश माना है, तिब्बत प्रदेश। ये मानने वाले कौन है, दयानंद सरस्वती साहब। दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं आर्य तिब्बत प्रदेश से आए हैं। तिब्बत आपको पता है, आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत प्रदेश से आए हैं। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लेंगे, तो हम लोग अभी देखना एक परिचय ले रहे हैं ना पूरी तरीके से, कि हम लोग कहाँ किस तरीके से वैदिक सभ्यता क्यों पढ़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने जा रही है। तो तिब्बत प्रदेश से आए हैं, ये बात बोलने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती साहब थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अच्छा, एक प्रश्न हमने देखा ही था हाल फिलहाल जल्दी ही, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, इस बात को भी मैं आपके सामने बता ही देना चाहता हूँ। ये हिंदी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, हिंदी में। खैर जाने दीजिए, हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा कारण मानते हैं उत्तरी ध्रुव का। उत्तरी ध्रुव से आए हैं आर्य, उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए हैं आर्य। ये आपके कहने वाले कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी ये बात बोल रहे हैं, जो कि गरम दल के नेता हैं। आपको पता है आज़ादी के समय ये गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। बाल पाल आपने सुना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। इनकी एक रचना है होम ऑफ दी, कहाँ, यहां लिख दे रहा हूं मैं, आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस, ऑफ दी आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक में ये बात बताई है कि जो आर्य आए हैं हमारे भारत में, आर्यों का जब आगमन हुआ है 1500 ईसा पूर्व, तो वो कहाँ से आए हैं। इनका मानना था कि वो उत्तरी ध्रुव प्रांत से आए हैं। यानी इनकी बुक का नाम भी देखिए आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस लिख करके है। एक इनकी और पुस्तक फेमस रही, उसके बारे में भी बात कर देते हैं। आप देखेंगे तो गीता रहस्य एक पुस्तक इनकी है, बहुत ही फेमस रही, गीता रहस्य, जिसे इन्होंने मांडला जेल में लिखा था। कहाँ लिखा था, मांडला जेल में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल के नेता है, गरम दल के नेता थे, हमारे आज़ादी में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये एक एडवोकेट थे, बहुत ही विख्यात एडवोकेट थे। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस एक रचना लिखी और उस रचना में उन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव प्रांत से आए हैं आर्य। उन्होंने एक पुस्तक, मैंने लगे हाथ और आपको बताने का प्रयास किया कि गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखा, इन्होंने अपने जेल में लिख दिया। ये जेल में जब थे, मांडला जेल में थे, तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना कर दी। देखिएगा, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं आर्य। ये कहने वाले व्यक्ति हैं गंगानाथ झा। गंगानाथ झा साहब, जिसे हम शॉर्टकट GN झा कह सकते हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ इनके नाम का आपको मिल जाएगा, GN झा संग्रहालय पुस्तकालय करके गैलरी बनी हुई है। तो GN झा
वही गंगानाथ झा साहब, इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं। तो पहली बात तो आपका डाउट यही बन जाएगा, सर अब तक तो समझ रहे थे उत्तरी ध्रुव का मतलब आर्कटिक महासागर की बात हम कर रहे हैं और तिब्बत प्रदेश का मतलब हम नेपाल के ऊपरी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ जाती है, लेकिन ब्रह्मर्षि प्रदेश की बात नहीं समझ में आई। ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब समझना, गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग क्या माना जाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश माना जाता है। जीएम झा साहब, गंगानाथ झा साहब ये कहते हैं कि नहीं बाबा नहीं, ये लोग यहाँ वहाँ से नहीं आए, ये लोग यहाँ से आए। तो एग्जामिनर की दृष्टि हो कहीं से आए हों, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना बस इतना है कि हम लोग जो इस बात की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा बना रहे हैं, उसके बारे में हमें सब कुछ आना चाहिए। आर्य आए, आर्य कौन है? इन्हें श्रेष्ठ कुलीन द्विजर्षभ कहा गया, ज्ञानी है ये संस्कृत भाषा सिखाना इनका पहला उद्देश्य रहा। दूसरी बात मान के चलना, ये जब आए हैं तो हमारा भारत पूरी तरीके से संक्रमण काल से गुजर रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये आए कृषि बड़े पैमाने पे करेंगे, क्योंकि इन्हें 1000 ईस्वी में लोहा भी मिल जाएगा, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि पूरी तरीके से चरम पर आएगी। दूसरी बात ये कृषि जरूर करते थे लेकिन व्यापार नहीं किया है इन्होंने। कृषि किया है लेकिन व्यापार नहीं किया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ने कृषि किया है और व्यापार भी किया है, तो इनसे आगे रही सिंधु घाटी सभ्यता। ये बात आपको पूरी तरीके से पता है। ये बिल्कुल नगरीय नहीं रहे, ये झुंड झुंड में ऐसे ही जगह जगह, जैसे आप कहते हैं कि लंगर डाल देते थे, उस तरीके से ये अपने गिरोह में कबीले में रहा करते थे, कबीला बना हुआ था, उस तरीके से ये लोग अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन इसके पहले का जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन नगरीय रहा, लेकिन संक्रमण काल से गुजर रहे भारत का दौर खतरनाक तरीके से है। लेकिन फिर भी ये लोग, अब देखिए, जब आप पूरी तरीके से चोटिल हैं, उस समय वाकई में कोई आकर के आपको जो कुछ भी सिखाएगा, जिस भी तरीके से आपको बताएगा, आप उसके प्रारूप में ढलते जाओगे। वैसा ठीक ठाक मामला भारत के रहने वाले लोगों के साथ हुआ। उन्हें संस्कृत सीखने में रुचि दिखानी पड़ी और जो आर्य आए वो आर्य इस तरीके से इनको बंटवारा करके भेज भी दिया कि चलिए आप वहाँ सिखाइए, आप यहाँ सिखाइए। लोग इधर उधर चले गए। देखिए गंगानाथ झा साहब का मामला था, इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं, कोई डाउट नहीं है। अगला पैटर्न देखिएगा, हम लोग 3 तरीकों को समझ चुके हैं, 3 लोगों के महत्वपूर्ण उत्तरों को जान चुके हैं और मतों पर विचार करते हैं। डेन्यूब प्रदेश, डेन्यूब प्रदेश से आए हैं आर्य। ये बात बोलने वाले कौन थे? पी गाइल्स साहब, विदेशी हैं पी गाइल्स साहब। ये भी एक इतिहासकार। इन्होंने कहा कि आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए हैं। डेन्यूब एक नदी है जो कि जर्मनी से निकलेगी, आपको मिलेगी कृष्ण सागर, काला सागर में जाके गिर जाएगी। डेन्यूब यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है। सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत टहले हुए हैं। डेन्यूब जो कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, उससे बड़ी वोल्गा है। जर्मनी से चलकर कहाँ? काले सागर में आकर के गिर जाएगी, जिसे कृष्ण सागर आप कह सकते हैं। यहां अगर गिर जाए, इसके आसपास ये अपने राजधानियों के लिए जानी जाती है डेन्यूब नदी। तो लोगों का मानना है कि आर्य जो आए हैं, पी गाइल्स साहब का मानना है कि आर्य कहां से आए हैं? उसी डेन्यूब नदी के आसपास से आए हुए हैं, इसलिए उसे डेन्यूब प्रदेश कहा इन्होंने। आगे देखिएगा, हम बात कर लेते हैं डेन्यूब के बाद हम बात करेंगे जर्मन प्रदेश से। जर्मन प्रदेश से आए हैं, ये बात किसने बोला है? तो हर्ट एवं पेनका ने। हर्ट एवं पेनका ने, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये पति ये पत्नी, दोनों लोग इतिहासकार। दोनों लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, आप लोग भी अभी भी गलत हैं, हम बताएंगे ये जर्मन प्रदेश से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? जर्मन प्रदेश से आए हैं। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब आपके सामने आएगी, इसलिए सबसे बड़का स्टार अब आपके सामने लगा रहे हैं। बैक्ट्रिया प्रदेश, आर्य कहाँ से आए हैं? बैक्ट्रिया प्रदेश से। इसी बैक्ट्रिया प्रदेश को कहा जाता है मध्य एशिया से। इसी मध्य एशिया से आए हैं, इसका श्रेय ले गए कौन? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर ने कहा सब गलत है, आर्य आए हैं मध्य एशिया से, और सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही रहा है। मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान, यानी किर्गिस्तान, यानी कजाकिस्तान, ऐसा जो एरिया है, ये मैक्स मूलर साहब का मानना था कि आर्य यहां से आए हैं। क्लियर है? तो ये बात रही आर्यों के आगमन पर।
और सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन है, यही है मध्य एशिया से। जब भी कभी क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है, लगभग एक लाइन में पूछा जाए कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो इन सबको ना बता करके हम लोग मध्य एशिया को टिक करते हैं। इसका सीधा कारण है कि ज्यादा मान्यता रूप कह सकते हैं, ज्यादा मान्यता वाला हिस्सा मैक्स मूलर साहब ले गए। तो आर्यों के आगमन पर चर्चा बनी रही और मुझे लगता है कि आर्यों के आगमन संबंधी बातों को आप जान चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप लें। हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक इसलिए क्योंकि वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना करने के लिए आर्य आ गए, किसी को तो आना ही आना था। तो जब आर्य आए, इन्होंने संक्रमण काल से गुजर रहे भारत के दौर को देखा, इन्होंने अपने अलग तरीके से नियम कानून बनाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमें भगवान ने भेजा है, सब लोग उनकी संतान है, सब कुछ तरीके से अपना तरीका था बताने का प्रयास किया। वेदों की रचना इसी समय हुई है। संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने के लिए 2 अलग अलग क्षेत्रों में देखिए लोग जा रहे हैं। गौतम राहुगढ़ उत्तरी कमान संभालेंगे, जबकि अगस्त्य मुनि दक्षिणी कमान संभालेंगे। क्लियर है। देवी देवताओं की भाषा किसे मानी गई है, संस्कृत को। हमारी आदि भाषा किसे माना गया है, संस्कृत को। क्यों माना गया है, इसका भी मैंने प्रमाण आपको दे दिया, क्योंकि इसके पहले कोई भाषा हमें पता ही नहीं थी। आगे देखिएगा, आर्यों का आगमन हुआ है और आर्य हमारे भारत में आए। इस पर हमारे विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का, विभिन्न प्रकार के जानकारों का अलग अलग प्रकार से मत रहा है। उस मत पर भी हमने थोड़ा सा फोकस किया है, जो आपके सामने इंगित हो चुका है और शायद आप इस बात को बखूबी जान चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। ये मान चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे यहाँ आर्य आ चुके हैं, श्रेष्ठ, कुलीन या द्विजर्षभ आ चुके हैं, हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब हमें ये संस्कृत का ज्ञान सिखाएंगे, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में 2 लोगों ने जिम्मा उठा रखा है। आर्य आएंगे और सबसे पहले कहाँ निवास स्थान अपना बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आर्य आए हैं और सबसे पहले सप्त सैंधव में अपना स्थान बनाएंगे। सप्त सैंधव प्रथम निवास स्थान है इनका। प्रथम कहाँ, प्रथम निवास स्थान। वैदिक काल अभी शुरू हो रहा है, इसके पहले की ये पूरी रूपरेखा है कि इस वैदिक काल को बनाने कौन आया है, इस वैदिक काल में होगा क्या, ये तो बात जानेंगे हम आगे। लेकिन वैदिक काल में प्रारंभ कहाँ से हुआ, वैदिक काल क्यों पढ़ना है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सप्त सैंधव, इसका मतलब हुआ 7 नदियों का वह क्षेत्र। देखना, मैंने पहले बात की थी कि आर्यों का आना एक इशारा था। आर्यों का आना एक इशारा था कि यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है और हम लोग यहाँ जाकर के बसेंगे और अपने तरीके से नियम चलाएंगे। क्यों, ये उद्देश्य था इनका, क्योंकि इन्हें पता था कि यहाँ पूरा एरिया संक्रमित हो चुका है, लोग अब उतना डेवलप नहीं है, इन्हें जो कुछ बताएंगे, डराएंगे, वो ये मानेंगे। तो आर्य जानकार थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसा काम किया। देखिएगा, सप्त सैंधव का मतलब उन 7 नदियों की बात हो रही है, जिसमें हम बात करते हैं सिंधु नदी का, जिसका पुराना नाम इंडस था। जिसमें हम बात करते हैं सतलज नदी का, सतलज, जिसका पुराना नाम सतुद्री था। हम बात करते हैं यहां पर सरस्वती का, जिसका पुराना नाम तो सरस्वती था, लेकिन कहीं कहीं इसका जिक्र आज कल घग्गर के रूप में भी मिलता रहता है। और हम बात करेंगे झेलम नदी का, जिसका पुराना नाम था बितस्ता। हम बात करेंगे रावी नदी का, जिसका पुराना नाम था परुसनी। हम बात करेंगे ब्यास नदी का, जिसका पुराना नाम था बिपाशा। हम बात करेंगे चिनाव नदी का, जिसका पुराना नाम था अस्किनी। सारी बातें आपके सामने मैंने लिख दिया। यहां हमने बात किया है कि सरस्वती ही पुराना नाम था, घग्गर तो बाद में लोग इसको कहे हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे वेदों में कुछ इस तरीके से इनके नाम उल्लिखित किए गए, इसलिए पुराने नाम की चर्चा भी मैंने यहीं कर दिया है। आप जब जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे होंगे, वहां भी इस बारे में बात होगी, जहां हम नदियों की बात करेंगे। अभी फिलहाल ये बात मान के चलें कि ये आकर के कहाँ रुके, सप्त सैंधव प्रांत में, यानी वह प्रांत, वह हिस्सा जहां से इन 7 नदियों का आगमन हो रहा था, जहां से ये 7 नदियां प्रभावित हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी, उस जगह के एरिया को इन्होंने अपना निवास स्थान चुना। ये आ गए, उपजाऊ भूमि पा गए, पास में जल पा गए,
अच्छा खासा जीवन पा गए। लोग असहाय हो चुके थे, कुछ बहुत जानकारी नहीं थी जीवन यापन करने के लिए। जब ये यहाँ पहुँचे, इन्हें बहुत ही ज्ञान भी था, इन्होंने तुरंत खेती करना शुरू किया और अच्छा खासा लोगों को काम भी दे दिया। काम होने लगे, लोग अपने जीवन का यापन करने लगे, बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन ये करने लगे। देखिएगा, तो हम लोग बात करें इन 7 नदियों का इतिहास में बड़ा स्थान रहा। हमारे वैदिक काल की शुरुआत ये 7 नदियां कर रही हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी सप्त सैंधव प्रांत से हो रही है, जहां पर सबसे पहले आर्य आए हुए हैं। क्लियर? अब सप्त सैंधव के बाद देखिए ये कहां जा रहे हैं। सप्त सैंधव के बाद आगे बढ़ेंगे, ये जाएंगे ब्रह्मवर्त। ये कहां पहुंचेंगे? ब्रह्मवर्त पहुंचेंगे और इसके बाद पहुंचेंगे ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि पहुंचेंगे और इसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश यानी हमारे विंध्याचल पहाड़ियों वगैरह का हिस्सा आ जाएगा। समझना, आर्य यहीं रुके थोड़ो हैं। आर्यों ने अपना विस्तार करना शुरू किया। यहाँ जब रहे, कुछ समय रहे होंगे ये लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़े। ब्रह्मर्त का मतलब हुआ कि कुरुक्षेत्र पर अपना कब्जा किया, कुरुक्षेत्र में आ गए। इसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद ब्रह्मर्षि यानी अब हमारे भारत का सबसे उपजाऊ एरिया पा गए। गंगा यमुना का मैदानी भाग पा गए, गंगा यमुना मैदानी एरिया पा गए, मैदानी भाग यहाँ पहुँच गए। मध्य प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं विंध्याचल की पहाड़ियों वगैरह के आसपास का एरिया, यहाँ ये पहुँच गया। अब हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्य का काम देखना, आर्य की योजना देखना, ये पूरी योजना के तहत ये काम चल रहा है। आर्य जो कि अब भारत में आकर के एक बेहतरीन ढंग से पूरे मंच का संचालन करेंगे, उसके लिए उन्हें पूरे तरीके से ज्ञान था, उन्हें वो पूरी तरीके से जानकार भी थे। उन्होंने अपने विस्तार को कुछ इस तरीके से लिया। पहले तो वो सप्त सैंधव में आके ठहर गए। ठहरने के बाद ब्रह्मवर्त पहुंचे, जिसे आप कुरुक्षेत्र कहेंगे, ब्रह्मर्षि पहुंचे, जिसे आप गंगा यमुना का मैदानी भाग बोलेंगे, और मध्य प्रदेश जिसे आप विंध्याचल की पहाड़ियां वगैरह लेकर के चलेंगे। यहाँ ये पहुंच गए। अब ये लोग अपने जीवन का निर्वहन करेंगे, कुछ इस तरीके से विस्तार करेंगे, और आगे चल करके आप देखोगे इन्हीं के द्वारा ऋग्वेद में इस तरीके की महत्वपूर्ण जातियों का उल्लेख मिलेगा। और ये बनाएंगे, यहाँ बोलेंगे कि गॉड सबसे ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, और इस तक संदेश पहुंचाने के लिए ब्राह्मण होगा। ये चीज यानी भगवान का दूत कह सकते हैं इसे। ये चीज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से इसको जोड़ के नहीं लेगा, ये कोई बुरी बातें नहीं है, ये इतिहास की लिखी लिखाई बातें हैं। यानी उस समय जो आर्य थे उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताया है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, हमें पढ़ना है। तो आर्य श्रेष्ठ हैं, जिन्हें ब्राह्मण मान लीजिए आप। उन्होंने कहा कि गॉड सबसे ऊपर है, और इस 4 तरीके की वर्ण व्यवस्था का संचालन भी यही करेंगे। ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के बाद देखिए क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब था रक्षा करने वाला, क्षत्रिय का मतलब रक्षा करने वाला, ठीक है। क्षत्रिय के बाद वैश्य आ जाएंगे। वैश्य का मतलब जो व्यापार का काम करेंगे, व्यापार करने वाले, यानी किसी भी चीज को बेचने वाले, इस तरीके की। और वैश्य के बाद देखिए शूद्र। शूद्र का मतलब हुआ सेवा करने वाले, सेवा करने वाले। ये 4 वर्ण बन जाएंगे उस समय, और इस तरीके की व्यवस्था चलेगी हमारे वेदों में। इस तरीके की व्यवस्था होगी कि जो सेवा का काम करेगा उसे शूद्र कह लीजिए, जो व्यापार वगैरह का काम करेगा उसे वैश्य कह लीजिए, जो रक्षा करने का काम करेगा उसे क्षत्रिय कह लीजिए, और ब्राह्मण जो है वो ज्ञान का काम करेगा, ज्ञान देने का काम करेगा। ये सारी चीजें, शिक्षा देने का काम किसका था? ब्राह्मण का था। आप इसे भगवान का दूत ना कह करके यह भी समझ सकते हैं, शिक्षा देने वाला कौन? एक शिक्षक की भूमिका में ये थे, इनका काम ये था। क्लियर है? तो इस तरीके की वर्ण व्यवस्था आपके सामने बनी रही। और हम उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखेंगे, उत्तर वैदिक काल तक, जैसे ये तो मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वैदिक काल में ही, यानी वैदिक काल की बात मैं कह रहा हूँ, उसके पार्ट तो हम अलग पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते, यानी दूसरा काल बनते बनते यहाँ होगा 10 राज युद्ध, 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं के बीच का युद्ध होगा। इसकी कहानी सुनकर के आपके दिल दहल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखना जरा, उस समय के आसपास के जितने राजा थे, हमारे भारत के उत्तर में सुदास नाम के राजा राज करते थे। सुदास, कौन से राजा थे? सुदास। सुदास एक राजा थे, ये राज करते थे उत्तरी भारत में, और इनका जो उस समय का जो राजपाट था सबसे संपन्न था,
पूरे दुनिया में। इससे लोगों को जलन थी। सुदास एक आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। ये चीज समझना। इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो भी क्या थी? आर्य थी। और इनका जो कबीला था, मैंने अभी पहले बोला है, शहर नहीं था, नगर नहीं था, कबीला था। सुदास जी एक भरत कबीले में रहा करते थे, यानी इनका कबीले का क्या नाम था? भरत कबीला। ये इसी भरत कबीला के क्या थे? राजा थे। तो भरत कबीला का कार्यदायित्व या निर्वहन या उसके राजकुमार कौन थे? सुदास जी। और इनका जो संपत्ति थी या कह सकते हैं इनकी जो व्यवस्था थी, इनके आसपास का जो एरिया था वो बहुत ही संपन्न था, डेवलप था, जिससे अन्य राजाओं को बड़ी ही चिढ़ थी, वो इन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन सुदास की सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि इन पर कब्जा हो पाना मुश्किल था। ठीक उसी समय भारत के अन्य हिस्से में भी, दक्षिणी प्रांत में भी अन्य प्रकार के राजा थे, जिसमें कुछ राजा आर्य भी थे और कुछ क्या थे? अन्य भी प्रकार के थे, जो हमारे भारत के संक्रमण काल से गुजरे हुए लोग थे। वो भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। हुआ क्या? यहाँ विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र जी आपको पता है एक आर्य आते हैं, और यहाँ इस तरफ वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी भी आर्य थे, वो सुदास के क्या थे? सहायक गुरु थे। और विश्वामित्र इधर दक्षिण प्रांत के लोगों के सहायक गुरु थे। दोनों लोग आपस में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए जंग छिड़ जाती है। जंग छिड़ने का मतलब विश्वामित्र जी 10 राजाओं की सेना बनवाते हैं एक साथ। सुदास अकेला आक्रमण करवाते हैं, लेकिन सुदास के पास हाल में ही खोजे गए लोहे के छोटे छोटे परंतु धारदार हथियार बनाए जा चुके थे, जबकि इनकी सेनाओं के पास केवल पत्थर के औजार थे, तीर कमान थे, जो कि हावी नहीं हो सके उतना ज़्यादा जितना सुदास के पास वो लोहे के औजार काम कर गए। तो सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया है। ध्यान देना। तो जब सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया, सुदास अब पूरी तरीके से भारत को अब क्या बोलेंगे? इसी देखो, भरत कबीला के नाम पर लोगों का मानना है कि हमारे भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। उसके पहले देखना, जब आर्यों ने ये व्यवस्था अपनाई, ब्रह्मवर्त पहुंचे, ब्रह्मर्षि पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे, इतना पूरा हमारा भारत किसके नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त के नाम से। आपको पता होगा हमारे भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसे आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। क्यों कहा जाता? देखो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारे आर्य सप्त सैन्यों में आकर के बसते हैं, इसके बाद वो ब्रह्मर्त यानी कुरुक्षेत्र पर कब्जा करते हैं, ब्रह्मर्त यानी गंगा यमुना के मैदानों पर कब्जा करते हैं, मध्य प्रदेश यानी विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास कब्जा करते हैं। ये पूरा एरिया आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर? राजा विदेह थे, और वो सारी बातें बात की बात है, इतिहास में है, लेकिन इतनी बात आप समझे, ये पूरा एरिया आर्यावर्त के नाम से जाना गया। जब दक्षिण के प्रांत से ऊपर के प्रांत की लड़ाई हो जाएगी, ऊपर का प्रांत अभी आर्यावर्त कहा जा रहा है, अब दक्षिण के प्रांत से हो गई लड़ाई, जीता कौन सा कबीला? भरत कबीला। भरत कबीला जीतेगा तो इस कबीले के नाम से हमारे भारत को भारत कहना कोई अनुचित बात तो नहीं होना चाहिए। हो गया ना? तो ये आपका जो पूरा पीरियड रहा, हम लोग जो देख पाए हैं अभी हाल फिलहाल, जितनी बातों को हम लोग समझ पाए कि विश्वामित्र जी आए, दशराग युद्ध हुआ, और ये परसुननी नदी यानी आपके सामने उल्लेखित भी कर रखा है, रावी नदी के किनारे यानी परसुननी नदी के किनारे ये दशराग युद्ध बहुत ही पहले हो चुका है, इतिहास पे पन्नों में इसकी जगह है। तो ये बात मान के चलें, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट से अभी आप तक आपको जोड़े रखा मैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम ये मान के चलें कि आपको सारी बातें इस जो एक परिचय में वैदिक सभ्यता का एक परिचय में जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, इसका पूरा अंदाज आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग ये जान चुके हैं कि वैदिक सभ्यता क्यों पढ़ते हैं, हम लोग ये जान चुके हैं कि सिंधु सभ्यता से वैदिक सभ्यता अलग कैसे हुई है, कारण निष्कर्ष में आदि तमाम जगहों पर हमारे एग्जामिनर साहब अलग अलग प्रकार से हमसे प्रश्न पूछते रहे हैं, तो इसलिए हम पूरी तरीके से समझेंगे इतिहास को। हमने देखा है कि आर्य आए हैं, आर्य क्या थे, कहाँ से आए, उसके बारे में तमाम तर्कों को हम लोगों ने देखा, अलग अलग लोगों के विचार जाने हम। हमारा भारत आर्यावर्त कहाँ तक कहा जाएगा कि ब्रह्मर्त, ब्रह्मर्षि और मध्य प्रदेश से लेकर के जहाँ तक आर्यों ने यहाँ तक का कब्जा जमाया, वो पूरा मामला आर्यावर्त कहलाया। आर्यावर्त के बाद भरत नाम का कबीला जिसके संचालक सुदास थे, जब वो जीतता है, जब वो जीत जाते हैं तो उन्होंने भारत को भारत कह दिया इसी कबीले के नाम से, क्योंकि अब मेरा कब्जा है और मेरे नाम से अब आप जाने और पहचाने जाओगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये परिचय संबंध
समझ में आया होगा और ये पूरा परिचय आपको वैदिक सभ्यता का अच्छा लगा होगा। आगे आप देखेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। अब हमारा परिचय बन चुका है वैदिक सभ्यता, क्यों पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक, आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ है, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रुके रहिए, इंतजार करिए, बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।